हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू दिस चैनल। इस वीडियो से आप ये सीखने वाले हैं रिसर्च एप्टीट्यूड क्या होता है। ये यूजीसी नेट पेपर 1 का एक सब्जेक्ट है। तो आइए शुरू करते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड। पहला हमारा सवाल ये आता है कि रिसर्च एप्टीट्यूड का मतलब यानी रिसर्च मीन्स होता क्या है। व्हाट इज़ रिसर्च? रिसर्च जो वर्ड है ये दो वर्ड से बना हुआ है और इसमें दो वर्ड जो कंप्राइजेस है वो री है और दूसरा सर्च है। री का मतलब होता है अगेन एंड सर्च का मतलब होता है फाइंड आउट, यानी दोबारा से हम फाइंड आउट यानी दोबारा से पता करना। यानी अगर हमारे पास कोई डेटा है, मैं दोबारा से उसमें कोई शोध करता हूँ, सर्च करता हूँ और दोबारा से कोई एडिशनल नॉलेज मुझे मिलती है, उसको रिसर्च बोलेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कोरोना काल में क्या हुआ था कि बहुत सारे ऐसे कोरोना केसेस जो म्यूटेंट्स चेंज हो रहे थे। तो ये कैसे पता चला? बहुत सारे डॉक्टर साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने क्या किया कि उस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर उन्होंने शोध किया और कंटिन्यू उस पर रिसर्च करना शुरू किया। कंटिन्यू रिसर्च करते करते उन्हें एडिशनल कुछ नॉलेज मिलती गई और इस वजह से वो हर एक चीज़ के बारे में उन्हें पता चलते गया। तो इस तरीके से उन्होंने लोगों को बताया कि अपनी म्यूटेंट्स चेंज होती रहती है समय समय से। ये चीज़ें कैसे हो रही है कि वो पर्टिकुलर एक चीज़ को लेके प्लानिंग से सिस्टमेटिक तरीके से इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं, उस पर कंटिन्यू उस चीज़ को लेके वो शोध कर रहे हैं। तो इस वजह से उनको एडिशनल नॉलेज मिली, एडिशनल जो भी फीचर्स है वो सामने आई। तो इस तरीके से वो रिसर्च से ही पता चली कि दोबारा एक ही टॉपिक पे आप बार बार शोध कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, जब तक उसकी लिमिटेशंस ख़त्म ना हो जाए। तो रिसर्च का मतलब होता है हम अगेन वापस से जाके कोई चीज़ और पता करते हैं, कोई एडिशनल हम नॉलेज गेन करते हैं या फिर कोई प्रॉब्लम से उसका सॉल्यूशन हम ढूंढते हैं। तो रिसर्च के द्वारा ही होता है वो, क्योंकि मुझे ये पता नहीं होता है कि उसका सॉल्यूशन क्या है, तो वो रिसर्च से ही सामने आती है कि उसका फाइनल सॉल्यूशन यही होगा। अब जो रिसर्च होता है, रिसर्च करने के लिए बहुत सारे चीज़ें होती है। तो कॉन्सेप्ट में आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि रिसर्च जब भी हम करेंगे तो प्रोसेस के थ्रू होता है। जैसे प्रोसेस में क्या आएगा? रिसर्च इज अ प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशंस। जब भी रिसर्च करेंगे तो वो क्या होगा? एक प्रोसेस होगा। किस तरह का प्रोसेस होगा? इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशंस का। रिसर्च हमारा इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, इन सब की प्रक्रिया के द्वारा ही किया जाता है। और जब भी रिसर्च करेंगे तो वो एक मेथड और एक सिस्टम के द्वारा किया जाएगा। पहले हम एक प्लान बना लेंगे, एक स्ट्रेटजी बना लेते हैं, उस स्ट्रेटजी के बेसिस पे ही हम रिसर्च करते हैं। तो रिसर्च इज अ सिस्टमेटिक एंड मैथोडॉटिकल होती है, मेथड के द्वारा किया जाता है। इसमें मेथड भी हम बहुत सारे मेथड का यूज़ करते हैं, बहुत सारे सिस्टमेटिक तरीके से हम रिसर्च करते हैं। इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशंस के द्वारा भी रिसर्च को कंडक्ट किया जाता है। रिसर्च करने से ये भी फ़ायदा होता है कि आपकी नॉलेज गेन होती है, आपकी नॉलेज इंक्रीज होती है, आपकी जो ज्ञान है वो बढ़ता है। आगे देखेंगे कि जो रिसर्च होता है, रिसर्च के एक्रोनिम्स क्या क्या होती है। आर का मतलब आपको थिंकिंग करना है, आपको कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को लेकर उसके 360 एंगल से थिंकिंग करना है। आपको सोचना है कि इसमें कहाँ तक हम इस चीज़ को पता कर सकते हैं, कहाँ तक इसमें हम जा सकते हैं। एक्सपर्ट एंड एग्जॉस्टिव ट्रीटमेंट भी लेनी पड़ेगी। अगर आपको प्रॉब्लम्स हो रही है तो आपको पहले चीज़ें एक्सपर्ट से थोड़ा सा प्रॉब्लम्स के बारे में थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा। और इन रेयर केस में जब चाहे तब आप प्रॉब्लम्स के अवेयर करने के लिए एक्सपर्ट एग्जॉस्टिव ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आप सर्च करेंगे, सॉल्यूशंस भी होती है, एग्जैक्टनेस होनी चाहिए। प्रॉब्लम्स जब भी हम ढूंढेंगे उसका सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स का, तो एग्जैक्टनेस होनी चाहिए, एनालिसिस होनी चाहिए, फैक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप होना चाहिए, क्रिटिकल ऑब्जर्वेशंस, केयरफुल प्लानिंग, कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड्स एंड कंडेंस जनरलाइजेशंस भी होनी चाहिए। ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग भी होनी चाहिए। यानी रिसर्च करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। रिसर्च जब भी किया जाएगा साइंटिफिक मेथड से किया जाता है। साइंटिफिक मेथड में क्या होता है? सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशंस किया जाता है, डेटास का क्लासिफिकेशन किया जाता है, डेटा का, और उसका इंटरप्रिटेशंस क्या किया जाता है। रिसर्च इज बेसिकली इन नेचर टू प्रोवाइड एन ऑब्जेक्टिव। रिसर्च का जो रिसर्च होता है वो हम एक साइंटिफिक तरीके से ही कर सकते हैं,
जिसमें एक ऑब्जेक्टिव्स ये होता है कि आप सारे डेटा का वैल्यूएशंस करोगे, वो भी अनबाइस्ड होना चाहिए। इसमें हम अनसाइंटिफिक रिसर्च नहीं कर सकते। जब भी हम रिसर्च में कोई ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करनी होती है तो वो साइंटिफिक तरीके से ही ऑब्टेन कर सकते हैं। रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपके पास थोड़ा नॉलेज है, आप उस थोड़े नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप रिसर्च करते हो। तो रिसर्च ऐड टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ नॉलेज। रिसर्च का मेन पर्पस होता है किसी भी क्वेश्चंस का आंसर ढूंढना, किसी भी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना, और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए वो साइंटिफिक प्रोसीजर का यूज़ करते हैं। बहुत सारे रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स इस तरह से होते हैं कि जैसे कि कोई न्यू फिनोमिना हुआ तो उससे फैमिलियरिटी हम प्राप्त करते हैं, कोई प्रॉब्लम से तो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड हम और भी डेटा कलेक्ट करते हैं, उसमें हम नए तरीके से सोचते हैं, ठीक है। इसके बाद एग्जिस्टिंग नॉलेज को लेकर हम सिंथेसाइज करते हैं और उसका फिर वापस से रिव्यू करते हैं। जब भी हम कोई प्रॉब्लम या कोई एग्जिस्टिंग सिचुएशन है तो उसका इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं। रिसर्च करने का पर्पज़ ये होता है। प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस भी ढूंढना रिसर्च का मेन पर्पज़ होता है। जनरल इश्यूज हो गए, उसको एक्सप्लोर करना, एनालाइज करना, ये भी आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स का पार्ट होता है। रिसर्च के द्वारा ही हम नए प्रोसीजर या सिस्टम्स का उपयोग करके नए नए प्रोसीजर क्रिएट करते हैं, नए सिस्टम क्रिएट करते हैं, नए नॉलेज भी हम जनरेट करते हैं। और इन सब के द्वारा ही एक्चुअल रिसर्च जो होती है वो एक तरह का इनकम्पास होता है या कॉम्बिनेशन होती है इन सब का। यानी जब भी हम रिसर्च करेंगे तो इनमें से कोई एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है या इनमें से सारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। रिसर्च करने का पर्पस यानी मोटिव क्या होती है? लोग रिसर्च करते क्यों है? रिसर्च क्यों करते हैं? रिसर्च करने का लोगों का मोटिव इसलिए होता है ताकि उन्हें एक डिग्री मिल जाती है जो कि उनकी कंसेंशियल बेनिफिट्स होती है। कॉन्सिक्वेंट बेनिफिट्स के लिए वो एक रिसर्च डिग्री चाहते हैं। इसके बाद उन्हें कोई ऐसे चैलेंजेस होती है जो अनसॉल्व प्रॉब्लम्स है, उसको फेस करने के लिए भी वो रिसर्च करते हैं। या फिर इंटेलेक्चुअल सेटिस्फेक्शन के लिए भी वो रिसर्च करते हैं, इनोवेटिव वर्क करने के लिए भी रिसर्च करते हैं, सोसाइटी को कुछ सेवा देना चाहते हैं उसके लिए रिसर्च करते हैं, या फिर सोशल स्टेटस बढ़ाना चाहते हैं, अपना समाज में अपनी स्टेटस बढ़ाना चाहते हैं, वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए भी रिसर्च करते हैं, या फिर कोई डिसीजन मेकिंग पॉलिसी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये रिसर्च किया जाता है। ओके। अब रिसर्च जब भी करेंगे तो रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक होती है। पहला क्या है कि क्यों रिसर्च करते हैं, उसके फीचर्स क्या है? ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक ये है, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। मतलब इट मीन्स रिसर्च इज विदाउट एनी बाइस। रिसर्च जब भी हम करेंगे तो बिना पक्षपात का करेंगे, यानी किसी भी तरह का बाइसनेस नहीं होना चाहिए। ऑल अदर कैरेक्टरिस्टिक आर बिल्ड अराउंड इट। सारे कैरेक्टरिस्टिक जो होती हैं वो इसी के चारों तरफ होती है, ऑब्जेक्टिविटी के साथ। Researchers usually precocious results are not affected by their own presence. रिसर्चर्स को ये ध्यान देना होता है हमेशा कि जब भी वो रिसर्च करेंगे तो वो अपनी खुद की प्रेजेंस या खुद की बिहेवियर एटीट्यूड का अफेक्ट ना हो, इस तरीके से वो रिसर्च करेगा। यानी किसी के दबाव में आकर रिसर्च नहीं करना है या फिर किसी के इंटरेस्ट में रिसर्च नहीं करना है। रिसर्च अपनी खुद की प्रेजेंस, खुद की बिहेवियर, खुद की एटीट्यूड से ही रिसर्च करना है। साथ में ये भी ध्यान देना है कि क्रिटिकली एग्जामिन द रिसर्च मेथड टू द अवॉइड एनी बाइस। आप हमेशा अपने रिसर्च मेथड को एग्जामिन करते रहो ताकि किसी तरह का उसमें बाइसनेस ना हो। ये ऑब्जेक्टिविटी होती है। रिलायबिलिटी दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ये बोलता है कि जब भी हम रिसर्च करेंगे तो रिसर्च कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, यानी कंसिस्टेंसी के साथ ही रिसर्च करनी होती है। यानी रिलायबिलिटी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी। रिसर्च में इस वर्ड को बोला गया है, कंसिस्टेंसी। इट रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच एन इन्वेस्टिगेशन प्रोड्यूस कंसिस्टेंट रिजल्ट। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी हम इन्वेस्टिगेशंस करेंगे तो वो कंसिस्टेंट रिजल्ट आना चाहिए। इट ऑल्सो इट कैन ऑल्सो बी टर्म एज वेरीफिएबिलिटी। इसको वेरीफिएबिलिटी भी बोला जाता है। इफ़ एनी रिसर्च इट्स सिमिलर रिजल्ट इस टाइम, अगर कोई रिसर्च हम कर रहे हैं उस रिसर्च का रिजल्ट जो है हर बार एक ही तरह का आ रहा है, तो इट अंडरटेकन विद सिमिलर पॉल्यूशन इन दैन
population in given context with similar procedures, it is said to be reliable research. तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिलायबल रिसर्च बोलेंगे। अगर हम कोई रिसर्च कर रहे हैं, उस रिसर्च में जो रिजल्ट्स है वो सिमिलर आ रहे हैं, एक ही समय पे, मतलब बार बार समय पे एक ही रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो उसको हम रिलायबल बोलेंगे। हम बोलेंगे वहाँ पे जो भी डेटा है, जो भी जिस पॉपुलेशन से हम रिसर्च कर रहे हैं वो पॉपुलेशन क्या होगा? रिलायबल हो जाएगा। इसके बाद वैलिडिटी आती है। वैलिडिटी का मतलब होता है, वैलिडिटी इन रिसर्च मेनली स्टैंड्स फॉर एक्यूरेसी ऑफ प्रोसीजर, रिसर्च इंस्ट्रूमेंट एंड टेस्ट। वैलिडिटी का मतलब है, जब भी हम रिसर्च करेंगे तो रिसर्च में आपको ध्यान देना है कि जो भी आपने प्रोसीजर अडॉप्ट किया है, जो भी इंस्ट्रूमेंट आपने लिया है, जो भी आपने टेस्ट किया है, वो कैसा होना चाहिए? एक्यूरेट होना चाहिए, एक्यूरेसी के साथ होना चाहिए। यानी आपने ऐसा प्रोसीजर अडॉप्ट किया है जो एक्यूरेट है, आपने ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है जो एक्यूरेट है, उससे वैलिड है, वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ ही करना है आपको उस रिसर्च में, तभी जाके हम बोलेंगे वो वैलिड है, वैलिडिटी के साथ। तो टेस्ट, रिसर्च इंस्ट्रूमेंट, प्रोसीजर, ये सब कैसी होनी चाहिए? आपकी वैलिड होनी चाहिए कि हाँ, जिस रिसर्च में लगना चाहिए वही चीज़ आप यूज़ कर रहे हो, कोई और अलग तरह का इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं कर रहे हो। Concept of validity can also be understood by posing a question. Are we measuring or able to measure what we originally intended to measure? वैलिडिटी का मतलब यहाँ पे बोला गया है कि आप एक क्वेश्चंस बनाते हैं, ये जो क्वेश्चंस होती है, उस क्वेश्चंस को आप मेजरिंग करते हो या फिर एबल हो जाते हो उस क्वेश्चंस को मेजर करने के लिए। वैलिडिटी मीन्स रिसर्च मस्ट बी अनबाइस्ड एंड फ्री फ्रॉम एनी सिस्टमेटिक एरर। वैलिडिटी का मतलब होता है कि रिसर्च कैसा होना चाहिए? अनबाइस्ड होना चाहिए और किसी भी तरह का सिस्टमेटिक एरर से फ्री हो वो स्वतंत्र हो, as these may impact the applicability of research. Without validity, research goes in the wrong direction. अगर रिसर्च में वैलिडिटी नहीं होगा तो रिसर्च आपका गलत डायरेक्शन में जा सकता है, ये जाता ही है। ठीक, इसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ वैलिडिटी आर गिवन बिलो। इंटरनल वैलिडिटी क्या होती है? रिसर्च में देखिए, वैलिडिटी दो तरह के यहाँ पे दिया है, इंटरनल वैलिडिटी एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी। इंटरनल वैलिडिटी का मतलब रिसर्चर एक तरह का इस्टेब्लिश बेट एस्टेब्लिशमेंट देखता है कि जो भी वेरिएबल्स है, दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करना ही एक इंटरनल वैलिडिटी कहलाता है। कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स, दिस इज स्पेसिफिकली ट्रू इन केस ऑफ लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट। ये जो इंटरनल वैलिडिटी का जो कॉन्सेप्ट है, ये आपको लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में किया जाता है, वेयर द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इज सपोज टू बी मोर क्लियरली स्टैब्लिश। जहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी आती है, यानी एक वेरिएबल है, उसके कुछ होने की वजह से दूसरे वेरिएबल में चेंजेस हो रही है, तो ये कॉज एंड इफेक्ट वाला रिलेशनशिप हो जाता है। सपोज एग्जांपल अगर मैं बोलूँ, तो जैसे कि लोगों को ये कहना होता है कि जो बच्चे टीवी देखते रहते हैं कंटिन्यू, तो उनके एग्जाम में मार्क्स कम आएंगे। तो यहाँ पे क्या है, कॉज क्या है कि भाई आप कंटिन्यू टीवी देख रहे हो, कंटिन्यू कार्टून देख रहे हो, तो इस वजह से आपकी मार्क्स एग्जाम में कम आ रहे हैं। ठीक, तो ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हो गया। एक्सटर्नल वैलिडिटी का मतलब क्या हो गया? इट मीन्स एक्सटर्नल फैक्टर दैट कैन अफेक्ट द स्टडी मस्ट बी कंट्रोल। यानी कोई ऐसा फैक्टर्स है जो आपके अध्ययन पे प्रभाव डालता है, लेकिन उसको कंट्रोल किया जा सकता है। For example, the response of a respondent in social science survey may be affected by mere presence of non-participant observer। यानी सोशल साइंस के अकॉर्डिंग बोला गया कि कोई सर्वे किया जा रहा है, उस सर्वे में मैंने कोई रेस्पोंडेंट को बोला कि आपको रेस्पॉन्स करना है, to be affected by mere presence of non-participant observer. It also refers to the extent to which the research outcome can be generalized and applied to other cases that are not under study. तो एक्सटर्नल वैलिडिटी ऐसी होती है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो हमारे रिसर्च पे अफेक्ट डालता है। ठीक, तो उस चीज़ को हम कंट्रोल किया जा सकता है, इसमें हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल वैलिडिटी में। इंटरनल वैलिडिटी में रिलेशनशिप होती है
कैजुअल रिलेशनशिप होती है दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में। इसके बाद फेस वैलिडिटी। बाय वैलिड वी मीन दैट सर्वे एंड क्वेश्चनवेयर एक्यूरेटली मेजर्स व्हाट दे आर सपोज टू मेजर। इसमें जब भी हम कोई सर्वे करते हैं तो हमारे सर्वे एंड क्वेश्चंस एक्यूरेट होने चाहिए, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि जो भी मैंने डाटा कलेक्ट किया है, जो भी हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो सब वैलिड है, मेजरेबल है। एग्जाम्पल जैसे ऑल पार्टिसिपेंट हु फिल्ड अ क्वेश्चनियर मीन फॉर मेजरिंग सर्टेन पर्सनालिटी ट्रेट्स एग्री दैट दिस एक्सरसाइज अपीयर टू मेजर दोज ट्रेट्स एंड नॉट समथिंग वेरी डिफरेंट। इसका मतलब ये बोल रहा है कि अगर हमने कोई क्वेश्चन लिस्ट बना के दिया है और जो पार्टिसिपेंट है, जो जिस पर्सन से हम डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं, उसने अगर उस क्वेश्चन का आंसर दिया तो उससे उसकी पर्सनालिटी या उसके पर्सनल ट्रेट्स के बारे में पता चलना है। इसके बाद कंटेंट वैलिडिटी। द इंडिकेटर मेजर्स ऑल एस्पेक्ट ऑफ द कंस्ट्रक्ट और कॉन्सेप्ट एज डिस्कस अर्लियर एंड नॉट जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। Criteria validity, the indicator corresponded with is predictive of measurements using related indicators.